तो हिमाचल में चुनावी जो लगातार रैलियां यहां पर हो रही हैं, हर पार्टी के हर तमाम जो स्टार प्रचारक है वो अपनी पार्टी की जीत का दम भर रहे हैं। इस बीच हमारे समाचार संपादक और वरुण गोयल जी ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश चुनाव 2022 पल पल की अपडेट, तमाम राजनेताओं से मुलाकात, और हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमते घूमते आज हम आप पहुंचे हैं चंबा। हिमाचल में एक लोकगीत है, मैं नहीं शिमले की राहें, चंबा कितनी दूर, शिमला नहीं बसना, कसौली नहीं बसना, चंबा जाना जरूर। इसलिए आज हम चंबा आए हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब मौजूद हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं आप, आपने बहुत चुनाव देखे हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो आप प्रचार भी देख रहे हैं इस वक्त, क्या मूड आपको नजर आ रहा है? इसमें उमंग भी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, और इस बात का विश्वास है कि हम जीत रहे हैं। युवा भी जुड़े हैं, महिलाओं का भी साथ मिलता है। जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें भी पहले की तुलना में, इसलिए मैं लगभग हर चुनाव में यहाँ आता हूँ और इस बार चुनाव में आके देख रहा हूँ तो सब मन से लगे हुए हैं। सर, आपका छात्र जीवन यहीं बीता है, आपकी तो स्कूलिंग यहाँ से हुई है जो हमने पढ़ा, तो उस लिहाज से जो हिमाचल की राजनीति भी है आपने इसे बारीकी से देखा है। हर बार सरकार बदलने की बात होती है, क्या वो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है? दो बात रहती है इसमें। एक नेगेटिव एस्पेक्ट है राजनीति का कि दूसरे ने अच्छा नहीं किया तो हम जीत जाएंगे, और 5 साल एक रहता है, 5 साल दूसरा रहता है, तो हमको मौका मिल ही जाएगा। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है सत्ता में आने का, मैं मानता हूँ। मेरा ध्यान थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ रहता है कि आप क्या करोगे। हम आएंगे, हम ये करके देना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। उस आधार पे चुनाव लड़ना और उस आधार पे चुनाव जीतना, मैं समझता हूँ कि लोग विश्वास कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कई नई बातें हैं जो उनको मिलेंगी। हालांकि हिमाचल और छत्तीसगढ़ दूर दूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जिक्र इस बार बहुत हो रहा है। जब कांग्रेस से बात करो तो कहते हैं ओपीएस पे देखिए हम छत्तीसगढ़ में करके दिखा रहे हैं। बीजेपी कहती है देखिए ओपीएस पे उन्होंने बात कर दी, अभी हाथ में आना शुरू नहीं हुआ है। यानी हिमाचल के चुनाव में छत्तीसगढ़ की चर्चा भी है। स्वाभाविक है, इसमें कांग्रेस शासित 2 ही राज्य वर्तमान देश में है, और जगह गठबंधन में कांग्रेस है कुछ राज्यों में। और हिमाचल के प्रभारी के रूप में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मौका दिया गया है कि वो यहाँ पर सहयोग करें। मैनिफेस्टो भी जब जो बना है उसमें भी छत्तीसगढ़ में जिन कामों को हमने किया है उसका कुछ उनमें कामों का जिक्र भी आप देखेंगे। छाप दिख रही है, कुछ अनुभव हमने बांटा है। ये कोई एक छत्तीसगढ़ मॉडल हो या गुजरात मॉडल हो, ये काम नहीं करता, लेकिन कहीं कुछ सफल हुआ हो तो उसको अगर हम अपनाते हैं अन्य राज्य में भी तो वो सहायक होता है। और ये आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ में मैं आया था यहाँ करीब 4 महीने पहले, और उसी समय ये चर्चा उठी थी, मीडिया के कुछ साथियों से बात हो रही थी और उनने इस बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि नहीं, जरूर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो यहाँ हम ओपीएस होता है। और बीजेपी नेशनल लेवल पे बोल चुकी है कि हम इसके पक्ष में नहीं है। हमारे यहाँ पैडी इत्यादि के लिए सब्सिडी, हम सब्सिडी नहीं देंगे। तो जिस चीज पे उन्हें नेशनली स्टैंड ले रखा है उस पे यहाँ कुछ और करेंगे, ये संभव नहीं है। ये जो घोषणाएं हुई अभी यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात भी है, 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात है प्रति माह। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस हमें कॉपी कर रही है। पेंशन स्कीमें तो बहुत दिन से चल रही हैं, कोई नई बात नहीं है। और कोई भी दल अगर किसी स्कीम को लाता है और वो जनहित में साबित होता है तो दूसरे लोग उसको क्यों नहीं लागू करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, मनरेगा कोई अकेले ले लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी की तो बनाई हुई स्कीम है, आज भी चल रही है कि नहीं, एक कानून के रूप में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू किया था, उनके समय लागू हुआ था, आज तक चल रहा है और उसके बहुत बेनिफिट हो रहे हैं। तो एक सरकार लेती है, दूसरी सरकार भी उसको कंटिन्यू करती है क्योंकि वो उचित है, बेनिफिशियल है, जनहित में है। अगर कोई पार्टी ने किसी स्कीम को लिया है और वो उचित लगती है तो और पार्टियां क्यों नहीं उसको विचार कर सकती हैं।
पेंशन स्कीम तो चली रही है महिलाओं को टारगेट करके, ये और जगह भी बात इसके पहले आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा है। तो आम आदमी पार्टी सोचती है कि उनने पहले अनाउंस किया तो उस बात में वो खुश रहें, कोई बात नहीं, हम भी उसको करेंगे, हमको मौका लगेगा। तो 18,000 रुपये महंगाई के समय एक परिवार में महिलाओं को देना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करके जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं उस दिशा में एक ठोस कदम है। तो किसी भी दल ने अपनाया हो वो उनकी बात है, लेकिन हिमाचल में हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इसको हम लागू करेंगे। ये जो योजनाओं की हम बात करते हैं या फिर घोषणाओं की बात करते हैं, ये कहा गया मतदाताओं को लुभाने की बात हो रही है, इसमें एक शब्द सामने आया रेवड़ी कल्चर। आप क्या मानते हैं, रेवड़ी कल्चर कहीं होता है या फिर जन कल्याणकारी योजना एक अलग चीज है? मोबाइल देना, टीवी देना, ये मैं उचित नहीं मानता। इसको अब वो प्रधानमंत्री जी दक्ष हैं, इस प्रकार की बातों को उठाने में उनकी एक विशेषज्ञता है कि कुछ कुछ ऐसी बातें वो सामने ले आते हैं। तो उनने ये रेवड़ी रेवड़ी वाली बात और ने कही हो, उनने कही, उसके बाद ये प्रचलन में आ गई। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं होगा जहां किसी न किसी माध्यम से सब्सिडी ना हो। सब्सिडी को रेवड़ी अगर आप कहेंगे तो ये उचित नहीं है। हेल्थ के क्षेत्र में आप देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखिए, कौन सी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की होगी जो कि रेवड़ी के दायरे में नहीं आ जाएगी? देखने का नजरिया है। इस आप उचित मानते? मैं मोबाइल बांटना उचित व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं मानता। कल कांग्रेस क्या करेगी चुनाव में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसको उचित नहीं मानता। टीवी बांटना ये जनहित के काम नहीं है, ये प्रलोभन के श्रेणी में आ जाते हैं। तो जहां प्रलोभन उस नाते है वो रेवड़ी होगी। एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए आपके साथ। डेफिनेटली लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, इसीलिए सबने अपनाया भी नहीं। पर चावल आप सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, हम 1 रुपए चावल दे रहे हैं, मुफ्त में चावल दे रहे हैं, आपको ये भी रेवड़ी है। फ्री क्यों देना? बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि फ्री नहीं देना। लोगों से भी पूछिए तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमको फ्री की बात क्यों कह रहे हैं, हमको फ्री नहीं। मतदाता भी कहते हैं हमको काम दीजिए, हमको नौकरी दीजिए। तो ये दृष्टिकोण है। लेकिन आप क्या करते हैं, जब 1 रुपए में चावल देते हैं तो लोगों की जेब में पैसा छोड़ते हैं। पैसा छोड़ते हैं, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी, क्रय क्षमता आपने उनकी बढ़ाई। अर्थव्यवस्था में क्रय क्षमता नहीं रहेगी तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? जैकेट बनाने वाला जैकेट कैसे बनाएगा अगर जैकेट खरीदने के पैसे लोगों के पास नहीं है? तो उस दिशा में, पर उस हद तक नहीं ले जाना कि पैसे बचाना मतलब मोबाइल दे देना, पैसे बचाना मतलब टीवी दे देना, वो उचित नहीं है। लेकिन ये जो स्कीम्स हैं ये डेफिनेटली जन कल्याण की दिशा में इसको माना जाना चाहिए और उपलब्ध कराना चाहिए। मैं उत्तराखंड एक बार गया था, 4 धाम यात्रा में गया था। वहां जो डैम बना हुआ था उसमें बहुत लोगों की जमीन डूब में आई थी और वहां मैंने पूछा बिजली किस रेट में मिलती है? कहे कि नहीं, यहाँ जहाँ इलाके में डूब में आई है हमको बिजली फ्री मिलती है। तो एक तरह से कॉम्पनसेशन हुआ। उसको आप कहेंगे कि रेवड़ी बांट दी, तो ये आपकी मंशा है, आप उसको रेवड़ी कह सकते। मैं उसको सोशल बेनिफिट नागरिकों को सीधे देना और आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ करना, क्रय क्षमता बढ़ाने के नाते मैं उसको टारगेट मानता हूं कि यही होना चाहिए। हर गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि परचेसिंग कैपेसिटी नागरिकों की बढ़े। अभी क्योंकि हम जब योजनाओं पे आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी अपने आप को कांग्रेस का विकल्प बताती है। पंजाब में, दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को अपदस्थ किया। उत्तराखंड में हरीश रावत साहब ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने हमें नुकसान पहुंचाया, 6% वोट काटे जिस वजह से हम सत्ता में नहीं आए। गोवा में भी ऐसा हुआ। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए समस्या है या फिर एक परेशानी बन गई है? लगभग 2 पार्टी सिस्टम से देश आगे बढ़ा। 1952 के बाद में जो चुनाव होने लगे, कांग्रेस लीडिंग पार्टी थी, क्लियरली आगे थी, बाकी दल थे वो पीछे रह गए। और विकल्प के रूप में 1976 के बाद इमरजेंसी लगी, उसके बाद में जनता पार्टी अस्तित्व में आई कि कांग्रेस को हमको डाउन करना है तो सबको एक साथ आ जाओ। कांग्रेस को 40% वोट मिलते हैं, बाकी 60% है, 60% एक साथ आ जाओगे तो कांग्रेस हार जाएगी। और उस दौर के बाद से आप देखिएगा कि मिली जुली सरकारें भी आने लगी। दूसरों को लगा कि हम छोटी पार्टी है फिर भी हम सत्ता में आ सकते हैं, और रीजनल पार्टीज का उद्भव होने लगा विकल्प के रूप में, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, विकल्प के रूप में रीजनल पार्टी सामने आने लगी। और उसी दौर में आज हम देखते हैं कि लोग अगर विकल्प देखते हैं, प्रजातंत्र है, आदमी विकल्प देखेगा।
उसमें आम आदमी पार्टी भी सामने आई, एक मूवमेंट को लेके सामने आई, अन्ना हजारे जी को लेके सामने आई, कुछ मुद्दों को लेके सामने आई और उन्होंने जगह बनाई और वो सफल हुए। दिल्ली में भी सफल हुए, पंजाब में भी सफल हुए। तो वो अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर पे भी विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अपने आप की जब बात है, कांग्रेस को उसका नुकसान कितना होता है, ये आज के दिन में बीजेपी कंसोलिडेट कर रही है धर्म के नाम पे, कुछ और मुद्दों को लेके बीजेपी अपने आप को कंसोलिडेट वोट्स को कंसोलिडेट कर रही है। तो शेष जो वोट 40% 35% ये बीजेपी के पाले में, जो बाकी वोट्स हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर इतना होगा कि कांग्रेस बीजेपी के 36% से कम रह जाएगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा, वो कंसोलिडेट हो गया अगर वोट। तो कंसोलिडेटेड वोट के अतिरिक्त जो विकल्प के वोट हैं वो जितने कटेंगे, मेजर ऑपोजिशन पार्टी परसेंटेज में आज भी कांग्रेस है देश में, 19% वोट अगर राष्ट्रीय स्तर पे पिछले बार मिले थे, 32-36% बीजेपी को मिले थे। ये अंतर को कम करने की दिशा में बीजेपी के वोट अगर कम नहीं होते हैं और कांग्रेस के विकल्प के वोट, बीजेपी के अतिरिक्त जो 64% वोट बच गए, वो कट कट के भागों में बढ़ जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि अन्य पार्टियों को और कांग्रेस को भी नुकसान होता है। क्योंकि सर पिछली बार हिमाचल में कांग्रेस को 41% से ज्यादा वोट मिला था और बीजेपी को 48% से ज्यादा वोट मिला था। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है हिमाचल में, आपको लगता है कि वो वैसी समस्या दे सकते हैं जैसे उत्तराखंड में दी? यहाँ नहीं मुझे लग रहा है, उनकी उपस्थिति वैसी नहीं है। और देखिए उपस्थिति गुजरात में अभी थोड़ा सा मेरे को भी देखने को मिला, गुजरात का फीडबैक भी आता है, वहां बीजेपी चिंतित है आम आदमी पार्टी से। वहां के जो अर्बन वोट्स हैं वो बीजेपी को कंसोलिडेट होकर पिछले बार काफी मिले थे, वहां भी 6% का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। पिछले चुनाव में 99 और 77 सीट्स दोनों पार्टियों को, बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77 मिली थी, क्लोज फाइट थी। और अर्बन सेंटर्स आप देखिए, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, ये चारों एक तरफा बीजेपी को मिले थे। आज आम आदमी पार्टी ने वहां म्युनिसिपल चुनाव में भाग लिया, म्युनिसिपल चुनाव ने कुछ सीट्स ली, अब वहां पर वो इनरोड्स और बना रहे हैं, तो वहां किसको नुकसान होगा? वहां बीजेपी चिंतित है। फिर कांग्रेस के नेता जब आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कभी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। वोट काटने वाले नाते, क्या आप वोट काट रहे हो विकल्प के, तो फायदा किसको पहुंचा रहे हो? बीजेपी को पहुंचा रहे हो। तो बीजेपी बी टीम यानी उनको प्रोत्साहित कर रही है कि भाई बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, पीछे से दूसरे के वोट काटो तो हमको फायदा होगा। हमारे तो इतने अभी बंधे हुए हैं वोट, हमारे वोट स्लाइड नहीं कर रहे हैं। जब वो वोट स्लाइड करेंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। सिंघवी साहब, एक सवाल यह है कि कांग्रेस जितना हम हिमाचल में घूमे हैं, महंगाई को बड़ा मुद्दा बना रही है, महंगाई एक विषय भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यही महंगाई का विषय 7-8 महीने पहले भी था। तब 5 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी 4 में जीत गई, कांग्रेस 5 में हार गई। ये जो मुद्दे हैं, इन्हें क्या पार्टी भुना नहीं पाती, या बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत बेहतर है? मैनेजमेंट भी बात आती है, परसेप्शन की भी बात आती है, अन्य फैक्टर्स वोट डिवीजन के संदर्भ में ये बातें भी आती हैं। और दूसरे राज्यों की चुनाव की तुलना अगर करें तो हाल ही में हिमाचल में जो 4 बाई इलेक्शन हुए, चारों कांग्रेस ने जीते। यहां हम देख रहे हैं कि अन्य मुद्दों के साथ में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हिमाचल के अपने लोगों को प्रोजेक्ट करके सरकार में वोट की बात नहीं करते हैं, मेरे को वोट दो कहते हैं। यानी जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मेरे को वोट दो, यानी वो हिमाचल में अपनी उपस्थिति पार्टी के लोगों की नहीं महसूस। फिलहाल इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का हूं, नहीं, लेकिन सिंह साहब चेहरा तो कांग्रेस के पास भी अभी तक क्लियर नहीं है, और ये एक डिवीजन भी है कि किसके नाम पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने मुद्दों के नाम पे लड़ रही है। कांग्रेस ने एजेंडा दिया और कह रही है कि हम ये करके देंगे। वो ये नहीं कह रही है कि राहुल गांधी के चेहरे पे आप हमको वोट दो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के चेहरे पे, वो नहीं कह रही है कि खड़गे जी के चेहरे पे हमको वोट दो। यहां पर कांग्रेस को इस बात का विश्वास है कि हमारे पास जो विकल्प हैं, हम जो डिलीवर करेंगे हिमाचल प्रदेश में, वो हम करेंगे। अपने नाम पे कांग्रेस वोट मांग रही है, हिमाचल कांग्रेस के नाम पे कांग्रेस वोट मांग रही है, और उनको अपने ही पार्टी के परफॉर्मेंस पे विश्वास नहीं है। सिटिंग सीएम तो नॉर्मली डिक्लेयर रहता है कि वो सीएम रहेंगे, तो आपने तो एक तरह से उनको ऐसे ही पीछे कर दिया, यानी परफॉर्मेंस उनका ऐसा नहीं है कि आप उनके चेहरे पे चुनाव लड़ो।
नहीं, तंज वो ये कस रहे हैं कि कांग्रेस के तो 12 जिले में 12 सीएम घूम रहे हैं, हर प्रभावी नेता अपने आप को सीएम बना घूम रहा है। उसमें 3-4 लोग ऐसे रहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, कोई हमारा एक चेहरा नहीं था। बीजेपी के पास रमन सिंह जी का चेहरा था, डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। हम लोग के यहाँ भी जहां जहां रीजन्स थे, पॉकेट्स के, वहां के जो लीडर्स थे, वो मतदाता उनको देखते हैं कि हमारे बंदा है, हमारे बीच का आदमी है, ये चीफ मिनिस्टर बनेगा तो अच्छा होता, सीनियर है, इसको मौके मिले हैं, कोई पीसीसी प्रेसिडेंट है, कोई सीएलपी है, कोई पूर्व मंत्री रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है। तो ऐसे लोगों को मतदाता बैक करते हैं कि अपने आदमी को बढ़ाओ आगे। वो आज आप हिमाचल में कांग्रेस में देख रहे हैं कि अपने अपने रीजन्स में आप उंगली पे गिन लीजिए कि सीनियर्स कितने हैं। ये तो कहने की बात है 12 में 12, पर 3-4 नाम ऐसे होंगे जो कई समय से आगे हैं, जिनने कुछ परफॉर्म भी किया होगा, ज्यादा बार जीते हैं। कोई सीएलपी होंगे, कोई पीसीसी प्रेसिडेंट होंगे, कुछ 6-7 बार जीते हुए विधायक होंगे। तो स्वाभाविक है कि इनके नाम सामने आते। लेकिन इसी पे सिंहदेव साहब, कई बार ऐसा लगता है जैसे कि चीजें ट्रैक से हट जाती हैं। पंजाब बहुत बड़ा उदाहरण है। कई जानकार तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने पंजाब सजाकर थाली में दे दिया, जिस तरह की एक माहौल बना हुआ था। फिर बहुत सारे चेहरे हो गए, आलाकमान ने जल्दी से फैसला नहीं लिया और उसके करते करते नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति और राज्यों में दिखती है। अब तो आपने खुद ही बताया कि 2 ही राज्यों में सरकार है। अगर हिमाचल में कांग्रेस मजबूत है तो ये जो अनिश्चितता की स्थिति है, क्या ये आखिरी मोमेंट पर नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचाएगी। अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं। हिमाचल में वो परिस्थिति नहीं है कि यहाँ पर नुकसान होगा। सामने भी नाम नहीं है, यहाँ भी नाम नहीं है। उस नाते सिंगल, अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कई बार ये बात आता है एक चेहरे पे हम चुनाव लड़े, एक चेहरे को आगे करके चुनाव लड़े। कई राज्यों में आप देखिए कि ऐसी स्थिति रहती है जहां चेहरा है, ऐसी स्थिति रहती है जहां चेहरा नहीं है। गुजरात में चेहरा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, चेहरा नहीं है। कई जगह होता है परिस्थिति ऐसी कि एक आदमी कुछ ज्यादा आगे है, उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं कि ये सीएम का कैंडिडेट। कई जगह नहीं करते हैं। हरीश रावत साहब से जब कल बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो चूक हमसे हो गई उत्तराखंड में, वो हिमाचल में नहीं होनी है, मैं ये समझाने आया हूँ। ये जो चूक है, ये पार्टी से कई मौकों पर हो जाती है। क्या कांग्रेस अब गलतियों से सबक ले रही है? सबको लेना चाहिए, हर पार्टी को, और मेरे ख्याल से सभी कोई अनुभव के आधार पे कहाँ हम प्लानिंग और अच्छी कर ले, कहाँ कुछ चूक हो, छूट गया हो, हम देख नहीं पाए, उस नाते चूक हो गई हो, वैसा ना हो, हम सभी दृष्टिकोणों को लेके चल सकें। ये प्रयास हर पार्टी करती है, कांग्रेस को भी निश्चित रूप से। ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए कि 5 साल बाद हर बदलती है सरकारें तो बदलेगी, कभी नहीं करना चाहिए। मतदाता बहुत जागरूक है, और यहाँ जैसे आपने बताया, बहुत लोग तो सीधे सर्विस में लगे हुए हैं। लिटरेसी लेवल भी यहाँ काफ़ी बेहतर है, काफ़ी हाई है। तो वो फैक्टर्स किसी के भरोसे, किसी मुद्दे के भरोसे, किसी काम के भरोसे अकेले नहीं हो सकता। आपको मतदाता तक पहुंचना पड़ेगा, मतदाता का विश्वास लेना पड़ेगा कि हम बेहतर सरकार देंगे विकल्प के तौर पे, तब आप चुनाव जीतोगे। जब बीजेपी से पूछा जाता है कि यहाँ तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो उनका कहना है कि ये रिवाज हम उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में बदल चुके हैं, और इसलिए यहाँ पर भी ये बदलने जा रहे हैं। राज नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने पिछले बार 2 राज्यों में करके दिखाया है। आदमी अपने पक्ष में तो कहेगा ही बात। केरल में भी ऐसा ही हुआ। केरल में भी हर बार सरकार बदलती थी, इस बार लेफ्ट फ्रंट आई। तो जरूरी नहीं होता है कि ऐसा होगा, लेकिन लोगों के ध्यान में ये बात रहती है, और फिर वो और बातों की भी तुलना करते हैं। एक मुद्दा ये, कहीं ना कहीं अगर 10 मुद्दे हैं तो एक बात ये भी रहती है कि चेंज होता है। राजस्थान 5 साल चेंज होता है, ये बात ध्यान में रहती है। तो हम कांग्रेस वाले मान के चलेंगे सरकार तो गई, तो फिर चुनाव कैसे लड़ गया? हम तो कहेंगे कि हम तोड़ेंगे उस चीज को। यूपी में ऐसा हुआ, उत्तराखंड में ऐसा हुआ, केरल में ऐसा हुआ, यहाँ भी अब टूटेगा मुद्दा। तो वो अपने अपनी बात को लेके हर दल प्रयास करता है रखने के लिए। सिंहदेव साहब, देखते देखते 24 बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में चुनाव है, आपके छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। और क्योंकि चुनाव काडर से जीता जाता है, जो हमें समझ आता है, और वो हतोत्साहित होता है जब बहुत लंबे समय तक जीत ना मिले, संजीवनी की जरूरत होती है। क्या आपको लग रहा है कि हिमाचल से इसकी शुरुआत हो सकती है? हिमाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं अभी। आज 8 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 12 तारीख को वोट होना है, 4 दिन बचे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, वरना आज की स्थिति में तो कांग्रेस की सरकार बनने की प्रबलतम संभावना है।
नए अध्यक्ष पार्टी को मिले हैं, खड़गे जी। आपको लगता है नए अध्यक्ष के आने से नया संचार होगा या एक परंपरागत रूप से जो पार्टी चल रही है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे भी मौका लगा उनसे मिलने का, और जो एक टारगेट लेके वो चल रहे हैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन का है। उदयपुर डिक्लेरेशन को वो लागू करेंगे, ये उनकी प्रायोरिटी दिख रही। कांग्रेस ने काफ़ी मंथन किया, वहाँ काफ़ी विचार सामने आए और एक रोड मैप तैयार है। उस रोड मैप को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उनका जो अनुभव है ये काम आएगा, जरूर कांग्रेस को काम आएगा। डलहौजी में क्या मूड दिखा आपको? कांग्रेस आगे है, डलहौजी में कांग्रेस आगे, क्योंकि पिछली बार बहुत नेक टू नेक फाइट हो गई थी। नेक टू नेक फाइट थी। इस बार भी कुछ लोग कांग्रेस के हैं वो बीजेपी में गए, बीजेपी के हैं कांग्रेस में आए हैं, लेकिन आम तौर पे वर्कर्स का जो उत्साह है, शुरू में आपने एक बॉडी लैंग्वेज की बात कही थी, इस बार जो मुझे दिख रहा है कांग्रेस के वर्कर में भी और खुला उत्साह दिख रहा है। पिछले बार थोड़ा सा डाउन थे, महसूस हो रहा था। ये जो उत्साह और बॉडी लैंग्वेज की बात आप कर रहे हैं, आपका वीडियो वायरल हुआ है, छत्तीसगढ़ से लेकर के हिमाचल तक में हर अखबार में हर जगह वो वीडियो चल रहा है। मतलब ये उत्साह माहौल देखकर आपके बीच बना? अब मैं तो देखिए डांस करना मुझे आता भी नहीं है, मैं डांस करता भी नहीं हूँ। उस दिन बच्चियां थी, वो चुनाव प्रचार में लगी थी, बच्चे थे कुछ लोकल डांस कर रहे थे, उनने बुला लिया कि नहीं आओ आप भी थोड़ा स्टेप्स हमारे साथ कोशिश करो, वो वायरल हो गया। सिंघवी साहब, जो हिमाचल प्रदेश आपका ये दौरा रहता है या आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, परिवार के लिए भी प्रचार हो रहा है, कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो स्थिति है हिमाचल में आपको कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? एक रफ कहें तो 68 सीटों में 20 सीटों के ही एरिया से मैं गुजर पाया। धर्मशाला में एयरपोर्ट पे उतरा था, वहाँ कुछ साथी आए थे, उन लोगों से बात हो रही थी, बाहर के थे, कांग्रेस के लिए काम करने के लिए आए थे, राज्यसभा के सदस्य हैं, एक सीनियर कांग्रेस ऑफिस होल्डर हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ भी 15 सीटें हैं कांगड़ा में और 8-9 सीट हम जीत रहे हैं, बाद में तो किसी ने 11 भी कहा। तो ये पहले बात नहीं होती थी। कांगड़ा में इतनी मजबूत स्थिति में है पार्टी? ऐसा उनका आकलन था, एक बैलेंस्ड आकलन मुझे लगा। और चंबा में भी यहाँ की 5 सीटें हैं। पिछले बार हम बात करते थे कि 2-3 आएंगे कि नहीं, इस बार बात करते हैं कि 5 में 4 तो आ ही रही हैं, 5 में 5 आ सकती है कि नहीं। क्या होगा परिणाम में तो आगे की बात है, लेकिन चर्चा जो चुनाव की पूर्व होती थी, पिछले बार हम नहीं बोलते थे कि 5 की 5 आती, तो ये अंतर स्पष्ट तौर पे दिखता है। मैं अंत में एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में जहाँ सरकार है या नहीं है, वहां पर गुटबाजी बड़ा विषय रहता है, संगठन और सरकार के बीच तालमेल बड़ा विषय रहता है। ये वाकई विषय है या नहीं, और अगर है तो क्या रेक्टिफाई हो रहा है? हर दल में रहता है। मैं फिर गुजरात की बात बताऊं आपको, वहां गया तो मुझे भी उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन रूपानी जी को चीफ मिनिस्टर से वहां हटाया तो बड़ा डिस्कंटेंट है। इसके पहले वहां पर पाटिल या पटेल जी थे, केशव भाई पटेल, और ये इन लोग का वो था। ये कभी बात नहीं आती कि बीजेपी में ग्रुपिज्म रहता है या दूसरे दल में ग्रुपिज्म ओपन नहीं होता है वहां पे? ओपन होता है लेकिन चर्चा का विषय नहीं बनता। मुलायम सिंह यादव और उनके चाचा लड़ जाते हैं, ये नहीं होता है कि सपा में भी हुआ। आरजेडी में लालू यादव जी और उनके रिश्तेदार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं होती है। कांग्रेस में अगर कहीं दिखता है कि मत अंतर है तो वो चर्चा का विषय बनता है। अगर कांग्रेस में पूछो तो तुरंत जवाब आता है जी आंतरिक लोकतंत्र, सबको बात कहने की आजादी है। वो एक अपनी जगह बात है। गुटबाजी कोई घर ऐसा नहीं होगा, बहुत कम घर ऐसे होंगे जहां परिवार में कुछ बातों में अंतर नहीं होता। ये पार्टियां क्या है, उसका बड़ा स्वरूप है। भाई भाई हम तो बातचीत बंद हो जाती है ऐसा हम देखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहां से निकली है? ऐसे भाइयों के बीच में से तो निकली है, ऐसे परिवारों में से तो कांग्रेस जुड़ के आगे बढ़ी है, एक संगठन बना है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां की मत का अंतर नहीं होता है, जिसको हम गुटबाजी। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां भी जरूर अंतर होता होगा। कोई समूह उसको अन्यथा ना लेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैमिली, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन, कोई भी, मैं तो सफेद बाल वाला हो गया, कौन सा संगठन या समूह मैंने देखा है जहां मत का अंतर नहीं होता। तो कांग्रेस में भी वही जो आपने कहा, बात वही है। प्रयास ये होना चाहिए कि उसका नुकसान समूह को, संगठन को, पार्टी को कम से कम हो। यही उसकी सफलता और यही उसकी विफलता होती।
एक सवाल मुझे याद आया कि जब ये महंगाई बेरोजगारी जैसे विषय हैं जिन्हें उठाया जा रहा है, नड्डा जी से बात हुई थी, 7 राज्यों में 7 उप सीटों पे उपचुनाव हुआ, 6 राज्यों की 6 सीटों पर भाजपा लड़ी, वो कह रहे हम 6 में से हम 4 जीत गए हैं। तो माहौल बता रहे हैं कि वो कैसा है। ये 2 दिन पहले की बात है। तो फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, बीजेपी अभी भी मजबूत है। अगर 6 राज्यों में चुनाव हुए और 6 सीटों पर लड़के 4 सीटें भाजपा जीत गई। बीजेपी देश में सरकार में है, प्रदेशों में सरकार में है, तो बीजेपी उपस्थित नहीं है ये तो बात ही नहीं है। वो है ही है, आज लीडिंग पार्टी देश में बीजेपी है, इसमें कोई दो शक बात नहीं होती। और अमूमन बाई इलेक्शन में जो सरकार रहती है उसके पक्ष में जाता है। हिमाचल अपवाद है, यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रहती, मैं तो कभी नहीं सोचता था कि 4 में 4 सीट कांग्रेस को मिल जाएंगी। तो अलग अलग जगह की अलग परिस्थिति। हमने पूछा था, उन्होंने कहा वो हमारे वेकअप कॉल, हमने एक्सपेरिमेंट किया था। वो अपनी बात समझाता है आदमी अपने तरीके से, बट बहुत सरप्राइजिंग एक रिजल्ट था। और बाकी देश में क्या होने वाला है, किसको वोट देंगे, कौन जीतेगा, ये एक अलग विषय है। बीजेपी पहले भी सब सीटें नहीं जीती और 7 में 4 जीतेगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर खुद ही नड्डा जी कह रहे हैं कि 7 में हम 4 जीत रहे हैं तो जस्ट अबव 50%। 6 में से 4, वो कह रहे हैं 6 सीटों पे लड़े, हाँ 4 जीते। तो एक जगह तो है ही नहीं, वहां तो हार ही गए ना कि कैंडिडेट तक नहीं लड़ा। तो 7 में कुल 4 में अगर आने की बात खुद अपने से कह रहे हैं तो कहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। 60% से ऊपर, 70% से ऊपर आप चलो 5 अब आप मैथमेटिक्स में चले गए जी। अब आप बिल्कुल मैथमेटिक्स में चले गए। वो समझाने की बात, जैसे उनने मैथमेटिक्स कही कि 6 में से हम 4 जीत रहे हैं, तो उनने भी आंकड़े दिए तो मैंने भी प्रयास किया कि आंकड़ों में बताऊं। डलहौजी की सर्दी रास आ रही है आपको? उतनी ठंड तो नहीं है, ठंड तो है लेकिन और ठंड रहती है। अभी ग्लव्स पहनने का मौका नहीं लगा है, ग्लव्स भी लेके आप जो आया। गांव-गांव घूम रहे हैं यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि पगडंडियों में भी उतरना पड़ रहा है, नीचे भी जाना पड़ रहा है, उत्साह उनमें भी है और आप में भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक जिम्मेदारी भी है उसको पूरा करना, और देखने का मौका मिलता है कि किन परिस्थितियों में यहाँ के लोग रह रहे हैं। मैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहूंगा काम करने में, लेकिन जब भी चुनाव में आता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, जो बात प्रमुख लोग कहते हैं मैं सिस्टर को याद दिलाता रहता हूँ कि बीच बीच में बात होती है, अच्छा उस रोड का क्या हुआ, वो स्कूल के लिए लोग मांग कर रहे थे, हो पाया कि नहीं हो पाया। ये मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। एक व्यक्ति जो मदद के लिए भी मांगने के लिए आया, तो इतना मेरा भी बनता है कि जो चीज़ें हैं, तो जहाँ जहाँ इस बार भी गया, पिछले 20 सालों में 25 सालों में मैंने देखा बहुत रोड बन गई, लेकिन फिर भी मांग आती है कि हमारे यहाँ तक रोड अभी तक नहीं पहुँची, हमको रोड मिल जाता, कहीं 7 किलोमीटर बचा है, कहीं 2 किलोमीटर बचा है, कहीं जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रिंग रोड बन गई है, एक तरफ से जाओ एक तरफ से आओ। फिर भी लोगों के बीच में से बात आती है, कहीं बैंक की शाखा खोलने की बात आती है, कहीं हेल्थ सर्विसेज को लेके बात आती है, कहीं टीचर्स नहीं है कि स्कूल तो आपने मैडम ने खोल दिया, देखिए इस पिछली सरकार में यहाँ के लोकल टीचर था उसको ट्रांसफर कर दिया बाहर, अब हमारे बच्चों के पास पढ़ाई की बात नहीं है। तो एक तो बोले की परिस्थिति, और दूसरा कि ये बातें ध्यान में रहती हैं। तो मेरा रोल, मैं अपना वही मानता हूँ, मेरी जिम्मेदारी कि जो सुना तो मैं बीच बीच में सिस्टर को याद दिलाता हूँ कि वो करना तो उन लोग को है। वो टीचर की बात लोग कहे थे, वहाँ टीचर आ गया कि नहीं आ गया, बतौर कॉन्वर्सेशन, तो वैसे मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी। आशा जी 6 बार की विधायक है, 7वीं बार के लिए वो चुनाव लड़ रही हैं। मैंने उनसे पूछा था कि वो जो कहा जाता है कि चंबा कितनी दूर, मैंने उनसे पूछा कि चंबा से सीएम हाउस कितनी दूर है, तो ये कितना आपको दूर दिखाई देता है? सीनियर लीडर अब है वो। देश में कोई भी महिला एमएलए इतनी बार नहीं बनी है, ना जयललिता जी, ना मायावती जी, ना ममता जी। ये बहुत बड़े नाम है राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे, उन लोगों को भी मौका मिला, पर इसका सौभाग्य है यहाँ के लोगों ने उसको ऐसा अपनाया, बाहर की बेटी बहू बन के आई और बहू को ऐसा मौका दिया कि 8 बार चुनाव लड़ चुकी है, उसमें 6 बार उन्होंने मौका दिया, 6 बार, और ये 9वीं बार चुनाव लड़ रही है, तो जीत के जाएगी, गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी, तो 7 बार का विधायक। स्वाभाविक है कि जब सीएम बनने की बात आएगी तो एक नाम चर्चा में तो आशा कुमारी का भी जरूर रहेगा। सिंघवी साहब, आपने समय निकाला, हमसे बात की, बेबाकी से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे और डलहौजी में ठंडे मौसम में विस्तार से उन्होंने चुनावी सरगर्मी पर बात की है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।